हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु। स्वागत है आपका वीडियो गुरु के इस खास सेशन में जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके ज्योमेट्री की मिसलेनियस प्रॉब्लम। क्योंकि अभी देखो आप तो हम लोगों ने ट्रायंगल किया, फिर सर्कल किया, फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग अब क्या करने वाले हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की और देखते हैं आज क्या क्या हमारे सामने कौन कौन से अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप कहा इसमें ये जा रहा है, इन गिवन फिगर इफ इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, नॉर्मल ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल की स्पेशलिटी नहीं बताई गई कि आपका कोई पर्टिकुलर, मतलब नॉर्मल आपका स्केलेन ट्रायंगल मान के चलो। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि आपको साइड्स बतानी है, ठीक है, और आपको कुछ लंबाइयां दे रखी है, जैसे बीडी और सीडी की वैल्यू आपको 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ये जो आपको लंबाई दिख रही है यहाँ पे, ये 6 दिया है और ये वैल्यू आपको 8 दे रखी है। कहां से कहां तक? बी से लेकर के डी और सी से लेकर के डी। अब हमें ये अप्लाई करना है। आपको बताया गया इन रेडियस की वैल्यू आपको 4 सेंटीमीटर बताई। अच्छा, हम एक चीज ये जानते हैं, ये वैल्यू आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है। क्या भाई? अगर इन रेडियस है, मतलब ये अगर हम स्मॉल आर की बात करें तो ये हमारी 4 सेंटीमीटर दे रखी है क्वेश्चन ने। इसी की हेल्प से हम सिंप्लीफाई करेंगे और थोड़ी सी जो प्रॉपर्टी लगने वाली है वो टेंजेंट की लगने वाली है। यहाँ पे आपको ये चीज ये पता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर जो दो टेंजेंट आप ड्रॉप करते हो वो दोनों टेंजेंट की लंबाई इक्वल होती है। तो इसका मतलब बी से लेकर के डी तक की दूरी और बी से लेकर के एफ तक की दूरी बराबर होगी। अगर यहां से बी से डी तक की वैल्यू अगर आपको 6 सेंटीमीटर है, इसका मतलब बी से एफ तक की दूरी भी आपकी 6 सेंटीमीटर होगी। ऐसे यहां से यहां तक अगर 8 सेंटीमीटर है तो सी से लेकर के ई तक की दूरी भी आपकी 8 सेंटीमीटर ही होगी। सिमिलरली अगर हम बात करें ए से लेकर के एफ, हमें नहीं पता, हमने अपनी तरफ से मान लिया स्मॉल ए, तो ए से लेकर के ई तक की वैल्यू भी स्मॉल ए ही होगी। क्लियर इतना? अब ओवरऑल कहानी इतनी बन गई कि मेरे सामने ए की वैल्यू फाइंड करना हमारा टारगेट है। स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर हमें स्मॉल आर दिया गया है तो स्मॉल आर से कुछ फाइंड करने की कोशिश करते हैं। आपको पता किसी भी सर्कल की जो इन रेडियस होती है स्मॉल आर, वो होती है आपकी डेल्टा अपॉन एस, यही होती है। अब इसमें हमें क्या क्या पता है भाई? आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन ने दे रखी है कितने के बराबर? 4 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहां से जो डेल्टा की वैल्यू होगी, डेल्टा मतलब एरिया, ठीक है, ये डेल्टा कितना होगा? तो आप कहोगे 4 और मल्टीप्लाइड बाई एस। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर जरा हम चेक करते हैं कितना आएगा हमारा। तो इसका मतलब तीनों साइड को ऐड करके आधा करना है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाई, और फिर ब्रैकेट में आएगा मेरा कितने के, सबसे पहले ए बी कितना है मेरा, तो आप कहोगे ए प्लस 6, लिख दिया हमने ए प्लस 6 प्लस, फिर यहां से लेकर के यहां तक की दूरी पूरी कितनी है, आप कहोगे 14 सेंटीमीटर, 14 लिख दिया हमने, प्लस फिर यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, तो आप कहोगे ए प्लस 8 है, वो भी लिख दिया हमने, ठीक है, इतना, और फिर डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये पूरा ऐड करके और फिर डिवाइड बाई 2 कर दिया। अब 2 से 4 कैंसिल होगा तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा, और फिर ब्रैकेट में कितना आया, तो आप कहोगे ए और ए मिलके हो गया हमारा 2a के बराबर, प्लस फिर ये हुआ हमारा 8 और 6 14, 14 और 14 मिलके हो गया 28, 28 हो गया। सही, इतना यहां तक कहानी क्लियर है? ए और ए मिलके 2a, 14 6 20 8 28 हो गया। अभी आप चाहें तो 2 और बाहर ले सकते हैं। यहाँ पे 2 और बाहर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी कितने के बराबर? 4, और ब्रैकेट में आएगा हमारा a प्लस 14 के बराबर। ये किसकी वैल्यू है भाई? ये हमारे डेल्टा की वैल्यू है। डेल्टा मतलब ट्रायंगल का एरिया। अब हम अगर ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लें, ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लें, तो वहां पे हम ट्रायंगल का एरिया अगर हम फाइंड करें और ए के टर्म में मिल जाए तो सिंप्लीफाई करके हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर इतना? तो भाई ट्रायंगल का एरिया कितना जानते हैं हम लोग? ट्रायंगल का एरिया तो हम यही जानते हैं कि एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, आपका हीरोन्स फॉर्मूला। तो एस की वैल्यू तो हम यहीं पे देखे थे, एस की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई थी भाई? अगर हम देखें, इस 4 को कुछ देर के लिए हटा दें, ठीक है, एस की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो आप कहोगे ये है आपके सामने एस की वैल्यू है, यहां से लेकर के यहां तक की पूरी एस की वैल्यू है। जरा चेक कर लेते हैं तो कितना आएगा? ए और ए मिलके हुआ हमारा 2a, और ये 14 6 20 8 28, तो 2a प्लस 28 डिवाइड बाई 2, मतलब a प्लस 14 जो निकल के आएगा, a प्लस 14 यही हमारे s की वैल्यू है। s की वैल्यू है हमारी a प्लस 14 के बराबर। क्लियर है? यहाँ पे देख लो, आप एक बार चेक कर लो, इनको ऐड करेंगे, a और a हुआ 2a, और 14 6 20 8 28 डिवाइड बाई 2 करोगे तो a प्लस 14 ही बचेगा। ये s की वैल्यू है। तो एरिया क्या होता है? s माइनस ए करके लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, अब s लिखोगे मतलब कितना? a प्लस 14, ये हमारा एक ब्रैकेट में हुआ, s हुआ, फिर s माइनस ए, तो उसी a प्लस 14 में अगर आप एक बार इसी को अगर हम माने a प्लस 14 में जब ये पूरा सब्ट्रैक्ट करेंगे, a कैंसिल होगा, 14 में 6 घटाओगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। s माइनस ए हो गया, फिर s माइनस बी। अगर हम इसको पूरा मान रहे हैं, 6 और 8 कितना हुआ? 14। अगर हम इसको साइड b मान रहे हैं तो a प्लस 14 में जब आप 14 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा? a बचेगा, ये भी लिख दिया हमने। अच्छा, दूसरे ब्रैकेट में कितना आएगा? a प्लस 14 में आप सब्ट्रैक्ट करोगे a प्लस 8, तो a और a कैंसिल हुआ, 14 में 8 घटाओगे तो कितना आएगा? 6 के बराबर। ठीक है, ये हमारे ट्रायंगल का एरिया निकल के आ गया। क्लियर? जिसकी वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है? ये के बराबर। आप इसको भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे आगे कितना भाई, तो आप 4, यहाँ पे लिखा हमने 4 और ब्रैकेट में a प्लस 14 के बराबर। क्लियर है इतना? यहां तक कहानी क्लियर है।
अब इसी को थोड़ा सा अगर हम स्क्वायर करें, इसी को स्क्वायर करोगे तो आपकी वैल्यू थोड़ा सा इक्वेशन बनेगी, सिंप्लीफाई होगी, वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो भाई थोड़ा यहाँ पे हम आगे इस चीज को आप देख ही चुके हैं, समझ चुके हैं, थोड़ा यहाँ पे जगह बनाते हैं और उसके बाद हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। क्लियर इतना? तो बस छोटा सा आपके सामने काम था कि बस इक्वेशन बनानी थी, और इक्वेशन में भी टर्म्स ऐसे हैं तुरंत आपके मतलब कट जाएंगे। स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो कितना होगा जरा देखें, 8 गुणे 6 कितना हो गया 48। ठीक है, यहाँ पे हमारा हुआ 8 मल्टीप्लाइड बाई 6 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 48, लिख दिया हमने 48। फिर हमारे सामने कितना बचा हुआ a, 48a, फिर ब्रैकेट में कितना है आप कहोगे a प्लस 14 लिख दिया हमने, 48a ब्रैकेट में a प्लस 14, और ये वैल्यू कितने के बराबर, इधर स्क्वायर होगा तो 14 का 4 का स्क्वायर हुआ कितना बच गया 16, और a प्लस 14 का स्क्वायर हो गया a प्लस 14, इसका हो गया स्क्वायर, इधर भी a प्लस 14 है, a प्लस 14 से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, इधर हमारा 16 से ये 48 कैंसिल होगा, 3 बच जाएगा, तो कितना आ गया इस साइड, अभी तक हमारा आ गया 3a इक्वल टू, यहाँ पे बचा हुआ हमारा a प्लस 14, 3a माइनस होगा 2a इक्वल टू 14, तो a की वैल्यू कितने के बराबर, 7 के बराबर। a की वैल्यू ही निकालना हमारा टारगेट था, जिसकी वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 7 के बराबर। अगर a की वैल्यू 7 है, अगर आप देखें यहाँ पे a की वैल्यू अगर 7 आ गई तो हमारी साइड्स कितनी हो गई जरा वो बताओ, आपसे साइड्स ही पूछी गई थी, साइड्स हो जाएंगे a b कितना होगा, a से लेकर के b तक, तो 6 और 7 मिलके हो गया ये 13 के बराबर। ए से लेकर के सी तक की बात करें, अगर हम ए सी की बात करें तो भाई अगर ये हमारी वैल्यू कितनी है 7, तो ये 7 होगी तो ये कितना होगा 8, 7 और 8 मिलकर कितना हो गया 15, और एक साइड तो हमें 14 सेंटीमीटर दिख ही रही है, कौन सी भाई ए बी ए सी हुआ, तो ये हमारा बी सी जो दिख रहा है वो हमारा कितना दिख रहा है 14 सेंटीमीटर के बराबर। तो 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर ये हमारे ट्रायंगल की साइड रही। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, बात करें अगर इस क्वेश्चन की तो आपके सामने कहा जा रहा है कि इन रेक्टेंगल ABCD AC इज डायगोनल। ठीक है, एक आपके सामने रेक्टेंगल है और आपके सामने अगर क्वेश्चन आगे पढ़े तो उसमें पता है आपको कैलकुलेट क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल और उसका रेशियो लेना है हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो जाहिर सी बात है कुछ इस टाइप में हो रहा होगा कि कोई एक आपका सर्कल है, ठीक है, कोई आपके सामने एक, ये आपके सामने है क्या कि एक आपके सामने सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल में आपका एक क्योंकि आपके सामने सर्कम सर्कल बोला गया है तो जाहिर सी बात है वो सर्कम सर्कल भाई किसका होगा, ये इसी रेक्टेंगल का सर्कम सर्कल होगा। क्लियर? तो ये हमारा एक रेक्टेंगल है ABCD आपके सामने बोला गया, ABCD एक हमारा रेक्टेंगल है, और फिर आपके सामने ये कहा जा रहा है कि AC डायगोनल है, AC इसकी डायगोनल हो गई। फिर आपसे बोला गया कि एक पॉइंट है कोई, ठीक है, आपके सामने कहा गया कि पॉइंट E इज ऑन CD, मतलब इस CD लाइन पे E एक पॉइंट है कोई, और वो इस तरीके से है, इस तरीके से बताया गया कि एंगल DAE, ये जो एंगल बन रहा है आपका, सपोज ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल आपका बराबर है किस एंगल के बराबर है, एंगल CAB के, CAB मतलब इस एंगल के बराबर है। क्लियर इतना? ये कहानी आपको बताएगी। अब अगर भाई ये रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का सर्कम सर्कल आपको दिख रहा है, तो जो इसका सर्कम सेंटर होगा, मान लीजिए मैंने कह दिया O इसका सर्कम सेंटर है, तो ये जो पॉइंट O है वो डायगोनल पे ही होगा। अब हम मुझे जो रिजल्ट दिया गया है उसकी हेल्प से हम सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं। आपको बोला गया कि एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ जो आपको सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये चीजें आपको दे रखे हैं कितने के बराबर, π/√3, ये वैल्यू है π/√3 के बराबर। अब हमें इतना पता होता है, जैसे हम कहते हैं कि दो नंबर का रेशियो 3:4 है, तो नंबर्स को हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, 3x 4x इस टाइप में एज्यूम कर सकते हैं, मतलब किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे किसी कांस्टेंट का ही मल्टीप्लाई करने चल रहे हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सपोज अपनी तरफ से मैंने कह दिया कि एरिया ऑफ सर्कल जो रहा मेरा, एरिया ऑफ सर्कल मैंने जिस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया जरा वो समझिए। आप सबको पता है कि जो सर्कल का एरिया होता है πr² होता है ना, तो मैंने अपनी तरफ से सर्कल का एरिया πr² एज्यूम कर लिया, तो कहीं ना कहीं आपको r² से मैंने मल्टीप्लाई किया है। इस तरीके से अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो मेरा निकल के आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हमारा हो जाएगा √3 × r², ठीक है, एक ही नंबर से दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपने √3 × r² लिख दिया तो, और हमें ये पता है कि जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो मुझे इस √3 r² को दो पार्ट में ब्रेक करना है। ठीक है, अपनी तरफ से एजम्पशन कर रहे हैं, आपसे लास्ट में रेशियो ही पूछा गया तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपके रिजल्ट पे। √3 r² को मैंने क्या किया, अपनी तरफ से ब्रेक कर लिया किसमें किसमें, √3 r × r में, ठीक है, √3 r एक साइड और दूसरा हमने r। अब लेंथ और ब्रेड्थ अपनी तरफ से माना है मैंने। अगर हम √3 r की बात करें तो √3 r हमारी क्या बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू को हम लेंथ पे ले सकते हैं, और छोटी वाली वैल्यू जो है उसको हमने क्या कर लिया, ब्रेड्थ पे ले लिया। ठीक है, आपसे रेशियो पूछा है, √3 r और r हमने एज्यूम कर लिया, जो रिजल्ट दिया था उसी के हेल्प से। अब अगर आपको ये समझ आ गया कि √3 r और r इसकी लेंथ और ब्रेड्थ है,
तो जाहिर सी बात है आर ये भी यही आर ये भी होगा, वही ए बी की लंबाई भी हमारी आर ही होगी, ठीक है। और इस तरीके से पूरे सी डी की लंबाई भी कितनी हो जाएगी, √3r हो जाएगी। ये बात भी क्लियर है, यहां से यहां तक की लंबाई। अब मुझसे पूछा क्या है, जरा वो हम चेक करते हैं। तो मुझसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ AD रेशियो D, आपको AD और DE की वैल्यू बतानी है। क्लियर इतना? तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। आप यहां से हम अगर देखें इस वाले ट्रायंगल में, ये आपका AB, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री बनेगा। हम बात करें अगर ट्रायंगल ABC में और हम यहाँ पे tan थीटा अप्लाई कर दें, ठीक है। अगर हम यहाँ पे tan थीटा अप्लाई करते हैं तो मुझे मिलेगा क्या, tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब BC अपॉन AB मिलेगा। तो r अपॉन √3 लिखोगे आप, है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं r अपॉन √3 r, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इस चीज को आप समझ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको हटा देते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई है अब तक, tan थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। और tan थीटा की वैल्यू आपको दिख रही है √r अपॉन √3r हमने जो लिखा है, इससे हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी हो रही है 1 अपॉन √3 के बराबर। क्लियर इतना? हम यहाँ पे कह सकते हैं tan थीटा की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 1 अपॉन √3 के बराबर। तो tan थीटा अगर हमें 1 अपॉन √3 मिल चुका है, थोड़ा हमें अभी यहाँ पे tan थीटा मिल चुका है मेरे बच्चे, तो अभी आप यहाँ पे देखो ये भी थीटा है, ये भी हमारा आपका 90 डिग्री बन रहा है। तो इस ट्रायंगल में जब हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, किस ट्रायंगल में भाई, यहाँ पे अगर देखें ADE में हम अप्लाई करें tan थीटा, तो जरा चेक करते हैं वैल्यू कितनी आती है। ये tan थीटा जब हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा परपेंडिकुलर, आपका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, DE हो जाएगा, और बेस कौन सा होगा हमारा, AD हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं DE अपॉन और ये वैल्यू हमारी कितनी है, AD, DE अपॉन AD लिख सकते हैं, लिख दिया हमने DE अपॉन AD। क्लियर इतना? और AD की वैल्यू तो क्वेश्चन ने ऑलरेडी दे रखी है, कितने के बराबर, R के बराबर, DE अपॉन AD। क्लियर इतना? और tan थीटा हमें कितना दे रखा है, tan थीटा हमें दे रखा है R, और R क्या होगा, मतलब tan थीटा की वैल्यू 1 अपॉन √3 के बराबर है, इसकी वैल्यू हमने लिख दिया 1 अपॉन √3 के बराबर, ठीक है। अच्छा, हमसे रिजल्ट क्या पूछा था, हमसे AD रेशियो DE पूछा है। तो DE अपॉन AD तो आ चुका है, तो AD अपॉन DE कितना होगा, अगली लाइन में आप लिखोगे AD अपॉन DE, और हमारा आंसर जो निकल के आ गया वो कितना आ गया, √3 रेशियो 1 के बराबर। तो इस तरीके से हम लोग का सिंप्लीफाई किया गया भाई। ये थीटा इक्वल था, इसी थीटा इक्वल जो था इसी के हेल्प से हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, और बस एक रिजल्ट दिया था π/√3, उसी के सहारे हम लोगों ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो क्लियर ये कहानी, आपको समझ आ गया। AD अपॉन DE की वैल्यू कितनी हो गई, √3 अपॉन 1 के बराबर। चलिए बढ़ाते हैं इन्हीं चीजों को और आगे, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो बात की जाए अगर इस क्वेश्चन की, तो आपसे कहा जा रहा है इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC AD इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर, फिर आगे ये बोला गया कि व्हेन AD इज एक्सटेंडेड देन इट मीट्स टू द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC एट पॉइंट E। तो मुझे इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है भाई, तो मुझे एक ट्रायंगल की जरूरत, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल और उसके सर्कम सर्कल की जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल हमने ड्रॉ किया और यहाँ पे हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया। ये आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को हमने नाम दिया भाई ABC। ये ABC हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ABC जो है हमारा वो आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्लियर? ठीक है। ABC हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। फिर एंगल A के बाइसेक्टर की बात की गई। अब जाहिर सी बात है इक्विलैटरल ट्रायंगल है और एंगल A का बाइसेक्टर, तो वो इस BC लाइन पे परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। और M जो मान लीजिए पॉइंट हमारा सपोज M है, ये M हमारा मिड पॉइंट होगा BC का, और ये E पर इंटरसेक्ट करता है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। अब मुझे कुछ आपके सामने तीन क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन 3 क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो अब चलिए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले मुझे BD रेशियो DE चाहिए, ठीक है। BD रेशियो DE, तो B और D हमारी लाइन कौन सी है, ठीक है। आपके यहाँ पे कहा गया D, मतलब ये हमारा M पॉइंट नहीं, ये हमारा पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट हमारा D है, ठीक है। ये तो मुझे सबसे पहले रेशियो चाहिए BD और DE का, मतलब मुझे इस ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। अब कुछ एंगल्स जरा हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे आपको पता है ये तो हमारा परपेंडिकुलर है 90 है, और आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एंगल होता है, हर एक ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो ऐसे ये भी 60 होगा। क्लियर इतना? अब आपको पता है ये भी 60 होगा, लेकिन ये एंगल क्या होंगे, 30-30 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बात करनी थी मुझे इस ट्रायंगल की। अब आप एक बात बताइए, अगर ये हमारा पूरा 90 है और आपको पता है कि भाई अगर ये हमारा मतलब ये हमारी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात है कॉर्ड पे परपेंडिकुलर तो भाई सेंटर से ही होके आता है। और अगर आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे सेंटर जो है वो इसी पॉइंट पर लाई कर रहा होगा, इसी लाइन पे लाई कर रहा होगा, तो जाहिर सी बात है ABC हमारा ABE जो बनेगा ये हमारा 90 डिग्री एंगल बनेगा ओवरऑल, क्योंकि ये
कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है सर्कम सर्कल का, सॉरी सेमी सर्कल का एंगल दिख रहा है। तो अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है। अगर ये हमारा 60 अंश है तो जाहिर सी बात है ये एंगल भी हमारा कितना होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि पूरा हमारा मिलकर के 90 हो रहा है। अब अगर ये 30 डिग्री हुआ तो ये 90 है, तो ये भी 90 होगा, और ये एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री के बराबर। और आपसे रेशियो पूछा गया है लाइन BD और DE का रेशियो पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो चाहिए आपको। तो भाई अगर हमें लंबाई और लंब और आधार का रेशियो चाहिए तो हम tan ही अप्लाई करेंगे। आप लिख सकते हो इस BD रेशियो DE को निकालने के लिए आप लिख सकते हो tan 60 की जो वैल्यू होगी, tan 60 अगर अप्लाई करें तो आपको दिख रहा है क्या, परपेंडिकुलर मतलब BD और बेस मतलब DE, तो tan 60 की वैल्यू हो जाएगी आपकी BD अपॉन DE, और ये वैल्यू मेरी आगे tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो आपको हो गए √3:1। ये हमारे सामने BD रेशियो DE की वैल्यू आ गई, और कितनी आ गई, √3:1 के बराबर। तो पहला आंसर आपका आ चुका है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है भाई कौन सा, AD रेशियो AE चाहिए आपको क्या चाहिए, AD रेशियो AE। तो चलिए बात करते हैं AD रेशियो AE कैसे मिलेगा। तो आपको मतलब ये वाली लाइन चाहिए AD, और फिर आपको चाहिए AE, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की लाइन, AD रेशियो AE पूरा चाहिए। तो हम इस AD रेशियो AE निकालने के लिए यहाँ पे हम कौन कौन से ट्रायंगल पे अप्लाई कर सकते हैं। देखो अगर हम इन दोनों को निकालना चाहते हैं तो उसमें एक लाइन मेरी कॉमन है, कौन सी, BD, दोनों में कॉमन है। तो BD के सहारे हम लोग एंट्री मार सकते हैं, रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अब BD और AD का रेशियो कितना होगा, तो आप यहाँ पे tan अप्लाई कर दो। आप कह सकते हैं tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 60 की वैल्यू अगर आप चेक करें तो tan 60 होगा आपका परपेंडिकुलर मतलब AD और डिवाइड बाई BD। आप लिख सकते हैं यहाँ पे AD अपॉन और कितना BD। तो अगली लाइन में आप लिख सकते हो BD की जो वैल्यू निकल के आई, भाई tan 60 का मान कितना होता है, √3, तो आप लिख सकते हो AD अपॉन √3। तो BD की वैल्यू आप लिख सकते हैं AD अपॉन √3 के बराबर। BD की वैल्यू आ गई AD अपॉन √3। सिमिलरली अगर इस क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जब आप tan 60 अप्लाई करोगे तो ये होगा हमारा BD अपॉन DE, ऐसा होगा। जब यहाँ पे आप tan 60 अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारा BD अपॉन और कितना DE। तो अब अगर आप यहां पे लिखें BD की वैल्यू तो आप लिखोगे tan 60 का मान √3, तो DE इंटू √3, तो आप लिखोगे DE इंटू √3 के बराबर, DE इंटू √3 लिख देंगे। अब दोनों साइड देखो BD बराबर है, तो इन दोनों को भी हम आपस में बराबर कर सकते हैं। मतलब हम इन्हीं चीजों को ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं भाई AD अपॉन √3, क्लियर, AD अपॉन √3 ये बराबर होगा हमारा कितने के, DE इंटू √3 के, तो DE इंटू √3 ऐसे लिख सकते हैं। अब जब एक लाइन आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप कहोगे AD अपॉन DE जो हमारा निकल के आया, यहाँ पे आप देखें, इसका मतलब अगली लाइन में आप लिख सकते हो AD अपॉन DE जो निकल के आया वो कितना होगा, √3 मल्टीप्लाई होगा और बचेगा कितना, 3:1। तो AD अपॉन DE की वैल्यू जो हमारी निकल के आ गई वो कितनी आ गई, 3:1 के बराबर। क्लियर इतना, ठीक है। हमने इस बार क्या किया, दो हमने इक्वेशन ली, दो से मतलब दो को हमने मैच करा दिया, दो ट्रायंगल हमने अप्लाई कर दिए। चलिए यहाँ तक भी कहानी क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक कहानी क्लियर है तो हम बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला रिजल्ट हमसे जो पूछा जा रहा है वो AB और AE का पूछा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है हम ये चेक करेंगे कि AB और AE जिन ट्रायंगल्स में, जिन राइट एंगल्स ट्रायंगल में आ रहा है AB और AE, उसमें कौन सी साइड कॉमन है। अगर दो अलग अलग ट्रायंगल में आ रहा है तो हम यही चेक करेंगे कि कौन सी साइड्स उसमें कॉमन हो रही हैं, और वही अप्लाई करके हम लोग रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो AB और AE की अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, AB और AE, तो AB ये रहा हमारा और AE हमारा पूरा ये वाली लाइन रही। तो AE कहीं ना कहीं अगर देखें तो ये भी हमारा एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये पूरा 90 डिग्री बन रहा है, जिसमें एक एंगल 60 है और एक एंगल 30 है। पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, क्लियर। और उसमें आपका पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें यहाँ पे AE और B, AEB की अगर हम बात करें तो आपको एक ही ट्रायंगल में दोनों लाइन मिल रही, कौन सी, AB और AE। क्लियर इतना। तो भाई ये 90 डिग्री ये बन रहा है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हाइपोटेनस है। तो अब देखो तो इसी एक ट्रायंगल में दोनों आपके मतलब दोनों लाइंस आपकी इसी ट्रायंगल में आ रही है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं भाई ये हमारा क्या है, ये हाइपोटेनियस है। और ये जो लाइन दिख रही है आपकी, अगर ये 90 डिग्री है, इसका ये अप्लाई करेंगे तो AB हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हम यहाँ पे sin 60 अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही हम sin 60 डिग्री अप्लाई करेंगे, sin 60, तो sin 60 के सामने परपेंडिकुलर मतलब ये कितना होगा, AB, sin 60 इक्वल टू ये हो गया AB और डिवाइड बाई ये है हमारा क्या भाई, हाइपोटेनियस, AB अपॉन AE, ऐसे लिखोगे आप AB अपॉन AE। क्लियर। तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 के बराबर, ये हुआ हमारा √3/2 इक्वल टू AB अपॉन AE है ही है, ठीक है। तो AB अपॉन AE की वैल्यू कितनी आपको दिखी, √3/2। क्लियर इतना। तो ये आपने देखे यहाँ पे तीन क्वेश्चन, एक बेसिक सा कंसेप्ट था
अब बस छोटी सी बात आपको यही पता होनी चाहिए कि 90 डिग्री बन कहाँ कहाँ पे रहा। अगर इसने बोल दिया एंगल बाइसेक्टर तो आपको पता होना चाहिए था कि ये 90 होगा। अब ये आपको पता है एंगल बाइसेक्टर है तो ये हमारा सेंटर होगा, इसलिए ये वाला जो हमारा एंगल बनेगा ये भी हमारा परपेंडिकुलर होगा। बस इन्हीं दो का खेल था, ठीक है। तो बात करें अगर इस क्वेश्चन की तो आपके सामने कहा जा रहा है इंटर एंगल ABC द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट द सर्कल एट y एंड z रेस्पेक्टिवली। आपको ये बता दिया गया कि जो ये दोनों आपकी जो लाइंस आपको दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं भाई CZ और BY, ये इसकी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। आपको एक चीज ये पता है कि जो इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर होते हैं वो एक दूसरे को इन सेंटर पर इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाता किसी और तरीके से कि भाई O कौन सा पॉइंट है, तो आपको बताना पड़ेगा क्या है वो, इन सेंटर। और एक बात ये हम जानते हैं, अगर ये हमारा इन सेंटर है सपोज, तो जो एंगल BOC बनेगा आपका, जो बनेगा आपका एंगल BOC वो बन जाएगा 90 प्लस A/2, मतलब 90 प्लस फ्रंट वर्टेक्स एंगल का आधा। क्लियर इतना, ये हम जानते हैं। आपका जो इन सेंटर होता है उसके बारे में ये रिजल्ट मिलता है। अब आपको बताया गया कि एंगल A की वैल्यू जो है वो 50 डिग्री है, 50 डिग्री। तो अगर आप एंगल A की वैल्यू 50 रखोगे तो कितना होगा, 50/2। 50/2 मतलब 25, 90 और 25 मिलके कितना हो गया, 115 डिग्री। ठीक है, ये कौन सा एंगल मेरा मिला, ये एंगल मिल गया, ये एंगल मुझे मिल गया 115 डिग्री के बराबर। अब अगर ये 115 डिग्री है तो भाई ये भी तो हमारा 115 डिग्री होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपोजिट वर्टेक्स मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये सब। 115 ये तो 115 सामने वाला। अब आपको ये पता है कि एंगल CZY की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है कितने के बराबर, 30 डिग्री। ये एंगल अगर आपका 30 डिग्री है और आपसे पूछा कि बताओ ये एंगल कितना होगा, मेरे ख्याल से आंसर आ चुका है आपका। आप कहोगे कि भाई एंगल जो CZY जो हमारा BYZ हुआ, एंगल BY और Z, ये जो एंगल हुआ वो हो गया 180 माइनस और क्या, इन दोनों का सम। ठीक है, 180 माइनस इन दोनों का सम, तो 115 और 30, 115 और प्लस 30, 115 और 30 ऐड करेंगे कितना आएगा, 145। 180 में 145 घटा दो, कितनी वैल्यू आ गई, 35 डिग्री के बराबर। तो ये जो एंगल रहा हमारा वो कितना हो गया, 35 डिग्री। क्लियर इतना। तो इस टाइप के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, जैसे आपको हम बात करें प्रीलिम्स की बात करें या फिर छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बहुत छोटी प्रॉपर्टी यूज हुई, देखो बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी थी, यही यूज ही, इसी पे आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। क्लियर इतना। तो अगर यहां तक आपकी कहानी क्लियर हो गई है तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करें अगर इस क्वेश्चन की तो इसमें कहा जा रहा है इन गिवन फिगर शोन बिलो रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस आपको बता दी गई, ओपी की लंबाई दी है, एपी की लंबाई दी गई है। अब आपसे एक जो पॉइंट बोला गया कि पीएम परपेंडिकुलर ऑन सीडी, मतलब ये पीएम जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है सीडी पे। ये जो लाइन मात्र है इसने अपने आप में बता दिया कि एम मिड पॉइंट होगा। क्लियर इतना। भैया आपको पता है पीए और पीबी तो बराबर होंगे क्योंकि पी आपका एक पॉइंट है, उस पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो पीए और पीबी, तो टेंजेंट तो इक्वल होती हैं। अब जब पीए और पीबी बराबर है, सीडी परपेंडिकुलर बता दिया गया, तो जाहिर सी बात है पीसीडी एक आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। और उस आइसोसेलेस ट्रायंगल पे अब आप पीएम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो तो सीएम और एमडी बराबर होंगे, मतलब ये मिड पॉइंट हो गया। एम जो पॉइंट रहा ये आपका मिड पॉइंट हो गया। अब बात ये आई कि अगर ये मिड पॉइंट है तो जितनी लंबाई ये होगी उतनी ही लंबाई ये भी होगी। एक्स और एक्स हमने अपनी तरफ से मान लिया। अब आपको ये पता है कि C से लेकर C से आपने दो टेंजेंट भाई ड्रॉ किए, CA और CM, तो टेंजेंट भी आपस में बराबर होते, अगर x है तो ये भी x ही होगा। अब जो लंबाइयां आपस में दी गई, जो आपको डिस्टेंस, ये आपको लेंथ दी गई है उसका यूज करते हैं। रेडियस बताई गई है 5 सेंटीमीटर, चलो 5 लिख दिया तो ये भी आपका 5 ही होगा। O से लेकर के M तक की दूरी 5 होगी। अब चूंकि O से लेकर के P तक की दूरी पूरी 13 सेंटीमीटर दे रखी थी, अगर इसलिए अगर ये OP 5 है तो ये वैल्यू हमारी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। मतलब M से लेकर के P तक की जो लंबाई होगी वो हमारी 8 सेंटीमीटर होगी। ऐसी अगर देखा जाए P से लेकर के A तक की जो लंबाई है वो 12 है, तो A और C अगर x है तो भाई C से लेकर के P तक की वैल्यू कितनी बचेगी, आपको होगी 12 माइनस x। क्लियर। अब आप देखें कि आपको ये तो बताया गया था परपेंडिकुलर, तो हम यहां से CM और P, CMP आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वहां पे हम आपका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते हैं तो भाई क्या मिलेगा, आप कहोगे हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 12 माइनस एक्स का स्क्वायर, आप लिखोगे 12 माइनस एक्स इसका स्क्वायर बराबर, भाई आप कहोगे CM का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस फिर आप कहोगे M से लेकर के P तक का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 के बराबर। अप्लाई किया जाए 12 माइनस एक्स का जब आप स्क्वायर एक्सपैंड करेंगे तो कितना आएगा, a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब कितना होगा ये 24x। क्लियर इतना। यहां तक कहानी क्लियर है आपकी। आगे अगर आप देखें 24x तो हो गया, अब आगे लिखा है आपके सामने एक्स स्क्वायर और प्लस 64।
अब ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, ठीक है। 24x उस साइड लेके जाइए तो हो जाएगा 24x, 64 इस साइड लेके आइए तो फिर आप घटाओगे, 4 में 4 घटा 0, 14 में 6 घटा दो 8, 80 हो गया। x की जो वैल्यू निकल के आ गई मेरे सामने वो कितनी हो गई भाई, आप इसको किससे कैंसिल कर सकते हैं, आप इसको 8 से कैंसिल कर सकते हैं, तो इधर कितना होगा 10 और इधर कितना आएगा 3, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 10/3 के बराबर। x की वैल्यू मुझे मिल गई 10/3 के बराबर। अब जैसे आपको x की वैल्यू 10/3 दिख रही है, आपको पता है c से लेकर के m तक की वैल्यू आपने निकाल दी अपने कितना 10/3, तो m से लेकर के भाई यहाँ अगर ये 10/3 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 10/3 होगा, तो पूरी जो CD की लंबाई हो जाएगी प्यारे बच्चे वो हो जाएगी आपकी 20/3 के बराबर। क्लियर इतना, तो ये हमारा ओवरऑल आंसर निकल के आ गया 20/3। क्लियर हो गई इतनी कहानी। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर। अभी इस क्वेश्चन की अगर हम आपके सामने बात करें तो इसमें कहा जा रहा है इन गिवन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, आपको रेडियस बतानी है किसकी भाई, ऑफ द फाइंड द इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल। उस जो सर्कल आपको दिख रहा है ये इन सर्कल है, इसकी रेडियस आपको बतानी है। आपको जो लंबाइयां दी गई हैं जरा उसका यूज करते हैं। CD की वैल्यू आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। ये लंबाई आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर के बराबर। CD की लंबाई आपको 7 दे रखी है ना, CD की लंबाई आपको 7 दे रखी है और B से लेकर के D तक की लंबाई आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर के बराबर। क्लियर। अब आप यहां पे देखिए B से लेकर के C तक की पूरी लंबाई पता होगी। अब आपको ये पता कि B अगर आपका एक कोई पॉइंट है जिससे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, मतलब BD और ये BE, तो दोनों बराबर होंगे। अगर ये 30 है तो ये भी लंबाई मेरी 30 होगी। अगर यहां से यहां तक ये लंबाई 7 है तो ये लंबाई भी हमारी 7 होगी। अब रही बात यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है, तो A से लेकर के B तक की दूरी हमें नहीं पता, हमने x एज्यूम कर ली, इसको भी हमने अपनी तरफ से x एज्यूम कर लिया, ठीक है। यहां से हमने अपनी तरफ से x एज्यूम कर लिया। अब मेन टारगेट ये है, किसी तरीके से पहले x की वैल्यू निकालें, क्योंकि अगर जब तक हमें ट्रायंगल की तीनों साइड नहीं पता होंगी तब तक हम रेडियस नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। तो मेन टारगेट पहले तो हमारा इन ट्रायंगल की साइड्स, मतलब इस जो ट्रायंगल है आपके सामने इसकी साइड फाइंड करना है। अब आपको ये पता होना चाहिए, एक ट्रिपलेट आपको पता होनी चाहिए, 37 आपको दिख रही है ओवरऑल। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो बहुत अच्छे से आप निकाल सकते हैं भाई। जो आपकी ट्रिपलेट बनेगी वो 12, 35 और 37, 12, 35 और 37 ये आपकी ट्रायंगल आपकी ट्रिपलेट्स होती हैं, बात समझना। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे अगर आपको पता है ट्रिपलेट 37 देखते ही आपको समझ आना चाहिए 12, 35 और 37, ठीक है। तो आप ट्रिपलेट अगर देखें भाई तो हमारा जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो x की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 5 के बराबर। अगर ये x की वैल्यू 5, अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो आप कर दोगे, अगर आपको नहीं पता तो आप अप्लाई करोगे। क्या अप्लाई करेंगे आप कहेंगे 37 का स्क्वायर इक्वल टू 30 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 7 प्लस एक्स का स्क्वायर। जब इस तरीके से आप उसको एक्सपेंड करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और वहां से आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ये होता है ट्रिपलेट का यूज, ठीक है। तो ट्रिपलेट इसीलिए आपको पहले ही हमने आपको शुरुआत में ज्योमेट्री की शुरुआत में आपको हमने कुछ बेसिक ट्रिपलेट बता दी, उनको याद कर लीजिए। कुछ और ट्रिपलेट्स जो आपकी आती हैं एग्जाम में उनको रट लीजिए, आपकी बहुत हेल्प करेंगी। वरना आप खुद रियलाइज करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के तो आप सिंप्लीफाई करके निकाल ही सकते हो। एक्स की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 5 के बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो ट्रायंगल की साइड मिल गई वो कौन कौन सी मिल जाएगी, आप कहोगे ये साइड हो गई हमारी 35 के बराबर, ठीक है। ये साइड हो जाएगी हमारी कितने के बराबर, ये साइड हो जाएगी ओवरऑल हमारी 12 के बराबर। अब आपको पता है जो स्मॉल आर होता है, स्मॉल आर मतलब इन रेडियस, वो होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस और डिवाइड बाई 2 के बराबर, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आप इन रेडियस इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हो, तो कैलकुलेट कर लीजिए स्मॉल आर की वैल्यू। आप लिखोगे भाई परपेंडिकुलर प्लस बेस, मतलब परपेंडिकुलर कितना हुआ आपका 12 प्लस बेस कितना हुआ पूरा ओवरऑल, तो आप कहोगे 35 और फिर माइनस 37 और देन डिवाइड बाई 2 के बराबर, ठीक है, स्मॉल आर की वैल्यू। तो अब आप यहां पे देखो तो कितना आएगा, 12 में 2 घटाओगे भाई 35 माइनस 37 कितना हुआ -2, 12 में 2 घटाओ कितना है 10, 10 को 2 से डिवाइड करो वैल्यू कितनी आ गई 5 के बराबर। तो आर की वैल्यू होगी हमारी 5 सेंटीमीटर के बराबर और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्लियर इतना। तो अब आपने देखा ना, आपको बता दिया मैंने, ट्रिपलेट की सहायता से x की वैल्यू आप 5 तुरंत निकाल सकते हो। अगर x की वैल्यू 5 इस तरीके से नहीं निकालना चाहते तो आप वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे। लंबा प्रोसेस, हमें उन चीजों से बचना है, इसलिए हम लोग को शॉर्ट अप्रोचेस जरूर जानने चाहिए, इसलिए हम लोग को ट्रिपलेट सारी पता होनी चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अगर आज की कहानी आपको यहां तक की कहानी रही, मिसलेनियस क्वेश्चन हम लोगों ने आज के सेशन में डिस्कस किए, आगे भी हम मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी हमें जो टॉपिक के नाम पे पढ़ना, अभी हमें ज्योमेट्री में क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ना है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्वाड्रिलेटरल पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। सेशन आपको अच्छा लगा, ज्योमेट्री अगर आपको अच्छी लग रही है, मेहनत पड़ रही होगी, मुझे भी पता है, चीजें सीख रहे हैं अगर आप लोग, तो बस अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
आज के लिए मेरे प्यारे बच्चा इतना ही। अगले लेक्चर में जब मुलाकात होगी तब तक आप सारे लोग अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।